नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। और मैं हूं आपका एजुकेटर पंकज मिश्रा। जैसा कि आपको पता है, आपके जीडी के पेपर के 10 दिन बचे हैं अप्रॉक्स, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए लेके आए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का 4 अक्टूबर 2015 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का सेक्शन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... 25 पदों का औसत कितना होगा? द एवरेज ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... 25 टर्म्स इज। तो हमें इसका एवरेज बताना है। तो मुझे दिख रहा है कि ये ऑड की सीरीज है, यानी कि विषम की सीरीज है। और अगर आपने पढ़ा होगा कि विषम की सीरीज के लिए जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो n होता है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25, क्योंकि जो हमारे टर्म है वो कितने हैं? 25 हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे 1, 3, 5, 7 ... 7 है ये। ऐसे ही अगर हम लेते चलें तो जब हम इनका सम निकालेंगे ना, ऐसे ही कितने भी टर्म हो जाए तो इनका सम जो होगा वो n² होगा। ये जो फॉर्मूला है वो ऑड के लिए लगेगा, यानी कि विषम के लिए लगेगा। जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो यानी कि जितने भी टर्म होंगे, मैंने माने n टर्म है, तो इनका जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा, इनका सम आया n², और जितने भी टर्म है यानी कि n टर्म है, काट देंगे तो क्या आ गया? n आ गया। यानी कि जो इनका एवरेज का फॉर्मूला हो गया वो क्या आ गया? n आ गया। इसको आप AP से भी कर सकते थे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको दिख रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, वहाँ से आप AP का फॉर्मूला लगा के यानी कि पदों का सम निकाल के कर सकते थे। वहाँ से पदों का सम आएगा, फिर आपको 25 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, तब भी वहाँ से आंसर कितना आएगा? 25 आएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 2। अंडर रूट के अंदर एक हमें संख्या दी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है ना। जब हम इस सवाल को एग्जाम की अप्रोच से देखेंगे, हमें एग्जाम में कैसे टैकल करना है, तो उसके लिए बड़ा ही आसान सवाल है। क्योंकि जब हम कोई भी संख्या रूट से बाहर निकालते हैं तो उसका एक डिजिट बाहर निकलता है। यानी कि मैंने मान लिया रूट के अंदर 4 लिखा है, तो 4 का मतलब क्या होता है? 2 × 2, तो एक पेयर बाहर निकला यानी कि 2। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन सारे में 21 तो है ही, तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने पेयर बनने हैं। 1, 2, 3 पेयर बनने हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट किस में आ रही हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले में तो नहीं आ रही, पहला कट गया। दूसरे में भी नहीं आ रही, कट गया। तीसरे में भी नहीं आ रही, कट गया। इसमें देखो 1, 2, 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये हो गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे कर लो, 0.0, 1, 2, 3 0 है, फिर 4, 4, 1 है ना। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएंगे। अब आपको पता है 441 कितने का होता है? 21 का होता है। अब आप जब आप यहाँ से इससे बाहर निकालोगे तो 3 0 आ जाएंगे, आप सॉल्व कर लोगे इससे आगे। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:9 है, और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल वर्षों में कितना होगा? अब देखिए, अगर हम इसे एग्जाम की अप्रोच से टैकल करेंगे ना, तो हम इसे तुरंत देख देंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो इनका रेशियो है वो 5:9 दिया है ना। तो ये एक दूसरे से कितना अधिक दिया है, यानी कि 4 अधिक दिया है। लेकिन नहीं, वास्तव में कितना अधिक दिया है? 40। तो हमारे पास जो 4 रेशियो होगी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। अब हमें यहाँ से कितने रेशियो की वैल्यू चाहिए? वो कह रहा है उनकी आयु का सम, यानी कि 9 और 5 का सम चाहिए। 9 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो हमें कितने रेशियो की वैल्यू चाहिए? 14 है ना। जब हम इसे काटेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो 14 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 140। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहें तो आप इसको 5x मान लेंगे, इसको 9x मान लेंगे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चला रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में पेपर को कैसे टैकल करना है, तो इसलिए हम बेसिक पर कम ध्यान देके आपको बताएंगे कि पेपर में क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है।
17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। आप सब जानते हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है बराबर, यानी कि ना किसी के पास ज़्यादा ना कम। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में पेपर को कैसे टैकल करना है, तो मैं उसी अप्रोच के साथ आपको सवाल बता रहा हूँ। जब हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बेसिक टू एडवांस कराऊंगा। तो हमें पता है कि 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाया। अगर वो 87 रन ना बनाता, 17वीं पारी में ही उतने रन बनाता, तो उसका एवरेज क्या होता, नहीं बढ़ता। यानी कि वो अगर एवरेज के बराबर ही रन बनाता 17वीं पारी में, तो उसका जो एवरेज है वो ना बढ़ता ना घटता। लेकिन उसने 87 रन बनाए हैं, तो उसका एवरेज क्या हो गया, 3 रन बढ़ गया। तो अब मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे देखते दिख रहा था कि इसका आंसर तो 39 है। कैसे, क्योंकि उसने 87 रन बनाया, उसके बाद एवरेज 3 रन बढ़ा है। ऐसा तो है नहीं है कि एवरेज 3 रन बढ़ के 90 हो गया हो। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल अप्रोच में एवरेज 3-3 रन बढ़ा है, तो 17वीं पारी तक 3-3-3-3 यानी कि उसने 51 रन ज्यादा बना दिए। कैसे 51 रन, 17 × 3, क्योंकि हर पारी में एवरेज 3-3 बढ़ा, यानी कि 3-3 रन फालतू बनाए उसने, तो उसने 50 रन ज्यादा बना दिए। जब उसने 50 रन ज्यादा बना दिए, तो 87 में से हमें 51 रन घटाने पड़ेंगे। जब हम इसे घटाएंगे, 7 में से 1 गया तो 6, 8 में से 5 गया तो 3, 36। लेकिन इसका आंसर 36 नहीं होगा, क्योंकि जो ये एवरेज आया है ना, वो 16वीं पारी तक आया है, क्योंकि हमने उसके फालतू रन घटा दिया। अगर वो इतने रन न बनाता तो उसका एवरेज ये होता, यानी कि 36 होता। लेकिन उसने एवरेज 3 रन बढ़ गया है, क्योंकि उसने 87 रन बना दिए 17वीं पारी में। तो उसका जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें 3 रन और जोड़ने पड़ेंगे हमें, यानी कि इसका एवरेज हो जाएगा 39। अगर इसको आप बेसिक अप्रोच से करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आप 16वीं पारी का एवरेज x ले लेंगे और 17वीं पारी तक का एवरेज ले लेंगे x + 3। वहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हम यहाँ पे एग्जाम की अप्रोच को टैकल कर रहे हैं, और उसी के लिए आपके लिए ये सीरीज चलाई गई है। इसके लिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। रमेश उसे 25 दिन में पूरा करता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, यानी कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो गया। अब जब भी अलग अलग डेज दिए हों तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, 100 है ना, क्योंकि मुझे पता है 25 चौक 100 होते हैं। बड़ी डिजिट को पकड़ेंगे एलसीएम लेने के लिए, और उसका पाड़ा जब तक पढ़ेंगे जब तक उसमें छोटी डिजिट की कोई संख्या ना आ जाए। तो ये आया, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ से जब मैं इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी 20 × 5 = 100, 25 चौक 100। यानी कि जो राजा है वो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और जो रमेश है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। लेकिन सवाल में कह रहा है रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, यानी कि रमेश ने 10 दिन काम किया है। एक दिन में रमेश 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 दिन में रमेश कितना कर लेगा, 10 × 4 यानी कि 40 यूनिट। हमारे पास टोटल काम है 100 यूनिट। जब हम इसमें से 40 यूनिट घटा देंगे तो हमारे पास जो काम बचेगा वो 60 यूनिट। अब ये 60 यूनिट काम है वो राजा एंड रमेश दोनों ने किया है, तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे, 5 + 4 यानी कि 9 यूनिट। तो जब हम इसे 3 से काटेंगे, 2 × 6, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे 20 आएगा, 3 × 9, 3 × 18, ये आ जाएगा 6 सही 2/3। लेकिन 10 दिन तक तो काम पहले ही हो चुका था। वो कह रहा है संपूर्ण कार्य, यानी कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 10 + 6 यानी कि 16 सही 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकुओं को, ये सवाल मिसप्रिंट है, आप इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि इसमें शंकुओं की संख्या पूछी है, वो हम जब तक नहीं निकाल सकते हमें पता नहीं चल रहा है इसमें छोटे शंकु कितने बनाए गए हैं। ये मिसप्रिंट हो गया, इसको आप इग्नोर करेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण
वर्ग बन जाए, यानी कि हमें बताना है कि भागफल पूर्ण वर्ग कब बनेगा। यहाँ पर पूर्ण वर्ग लिखना है आपको, ये मिसप्रिंट हो गया है, भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसमें एक ही ऑप्शन होगा जिससे भागफल पूर्ण वर्ग बनना होगा, यानी कि जब हम डिवाइड देंगे जो हमारी संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी। अब हमें बताना है कि वो संख्या कौन सी होगी, इन तीनों में एक ही संख्या होगी, तो हम इसको ऑप्शन से जाएंगे। मैंने ले लिया भाई 7, जब मैं इसमें 1008 में 7 का भाग लगाऊंगा 7 एकम 7, 3 बचे, 7 तिया 21, 7 एकम 7 यानी कि 2 बचे, यानी कि 7 एकम 7, 3 बचे तो 30 हो गया, 7 चौक 28 यानी कि 144 आएगा। यहाँ पे ये गलत लिख गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, 144 आएगा। अब जो 144 है वो किसका वर्ग है, यानी कि 12। तो हमें पता है कि जब हमने 7 से डिवाइड लगाया तभी हमारे पास 144 आया, जो कि भागफल है किसका, पूर्ण वर्ग है। और आप किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे ना तो आपके पास ऐसी कोई भी डिजिट नहीं आएगी जो पूर्ण वर्ग दे, यानी कि उसका भागफल पूर्ण वर्ग आए। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 24300 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। यहाँ पे हमें घन बनाना है, ऊपर वाले में वर्ग बनाना था। तो जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे ना तो ये पूर्ण घन बन जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। लेकिन आप इसको वैसे करना चाहें बिना ऑप्शन के तो आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। मुझे 000 दिख रहा है और 3 के पेयर बनाने हैं, तो मैं इसका 1000 से डिवाइड लगा दूंगा तो मेरे पास 223 आ जाएगा। फिर मैं इसे 3 से डिवाइड लगा दूंगा। जब आप ऐसे ही करते जाएंगे तो लास्ट में आपके पास 9 बचेगा, यानी कि उसके बाद इसका डिवाइड केवल 9 से ही जाएगा, फिर इसके बाद नहीं जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 9। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा M1D1H1। 16 आदमी है, M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2 लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। 16 आदमी है यानी कि M1, 14 घंटे काम करके यानी कि 14 आवर, कितने दिन में कार्य को पूरा करना है, 12 दिन में। काम तो बराबर है तो मैंने लगा दिया बराबर। 28 आदमी 12 घंटे काम करके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मैंने मान लिया D दिन में पूरा करेंगे। 12 से 12 कट गया, इससे ये 2 बार कट गया, 14 दिन में 28, 2 अट्ठे 16, यानी कि कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 8 दिन में। तो इसका राइट आंसर हो गया 8। 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या होगा, यानी कि हमें इनका मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रूट AB। तो हम रूट में लिख लेंगे A इंटू B। A हमारा ये हो जाएगा 1.21 इंटू B हो जाएगा 0.09। जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएंगे 2 0, ऐसे पॉइंट हटाएंगे तो 2 0। तो यहाँ से 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। ऐसे ये किसका होता है, 9 3 का। यहाँ से 100 का किसका होता है, 10 का। ऐसे यहाँ पे 10, तो ये कितना हो जाएगा, 11 33 अपॉन 100। जब इसे हम पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा यानी कि 0.33 इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। A और B की औसत आय रुपयों में 200 रुपये है, यानी कि A और B मिलके 200 रुपये कमा रहे हैं, यानी कि A भी 200 कमा रहा है, B भी 200 कमा रहा है। तो दोनों टोटल कितने कमा रहे होंगे, 400, क्योंकि दोनों की ये एवरेज आय है। एवरेज का मतलब होता है बराबर। जब हम अलग अलग बात करेंगे A प्लस B दोनों कितने कमाएंगे, 400। तो A प्लस B की जो कुल आय है वो कितनी हो जाएगी, 400। ऐसे ही जब मैं C प्लस D की कुल आय की बात करूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, एक कमा रहा है 250, यानी कि एवरेज है उनका 250, तो उनकी कुल आय कितनी हो जाएगी, 500। अब वो पूछ रहा है कि चारों की कुल आय कितनी हो जाएगी।
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की, जब मुझे पता है कि इनकी कुल आय जोड़ूंगा तो वो हो जाएगी 900, लेकिन वो कुल आय का एवरेज पूछ रहा है। अब मेरे पास कितने लोग हैं, 4, ए बी सी डी, उनकी कुल आय है 900, तो हम उनको एवरेज देना है यानी कि बराबर बराबर देना है। तो मैंने 4 का भाग लगा दिया। जब हम इसे 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 225। चलिए सवाल नंबर 12 देख लेते हैं। किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपये में बेचा गया तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। 25% की छूट दी जा रही है और उसे 3600 रुपये में बेचा जा रहा है। पहले समझिए डिस्काउंट क्या होता है। जो हमें छूट दी जाती है वो MRP पे दी जाती है। जब भी डिस्काउंट की बात करेगा तो जो डिस्काउंट है वो MRP पे दिया जाएगा। अब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अब उस पर 25% की छूट दी जा रही है। मैंने मान लिया भाई वस्तु का MRP रहा होगा 100 रुपये। अब मैंने बताया कि अभी जो छूट है यानी कि जो डिस्काउंट है वो MRP पे दिया जाता है, और MRP मान लिया मैंने 100। जब आप 100 का 25% निकालेंगे यानी कि 25 रुपये की उस पर छूट दे दी गई, तो उसे कितने पे बेचा गया होगा, यानी कि जो उसका SP होगा जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं वो कितना होगा, 75। क्योंकि हमने 25 की छूट दे दी यानी कि 25 रुपये उसके माफ़ कर दिए, तो उसे कितने में बेचा, 75 में। लेकिन नहीं, सवाल के अकॉर्डिंग उसे कितने में बेचा, 3600 में। तो जो 75 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3600। अब वो कह रहा है उसका अंकित मूल्य बताना है। हमने अंकित मूल्य माना था 100, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो जब हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 3600 पॉइंट 75 इंटू 100। जब हम इसे 25 से काटेंगे तो 25 100, 25 × 75। जब हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 4800, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13वां सवाल देख लेते हैं। एक दुकानदार टीवी सेट को अपने पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेटों पर 12% की छूट देता है। यदि एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपये है तो टीवी सेट का विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि हमें इसमें SP बताना है और 12% का वो डिस्काउंट दे रहा है, और हमें इस बार अंकित मूल्य दिया है यानी कि जो MRP है वो दी है। और आपको पता है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो MRP पे दिया जाता है, यानी कि MRP पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। सपोज उसका MRP 100 रुपये हो तो 100 रुपये में उसने 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि उसने उसे कितने रुपये में बेचा, 88 रुपये में। तो अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 88/100, क्योंकि भाई उसने 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर 12% का डिस्काउंट दे दिया यानी कि 88 में बेच दिया, और हमसे SP पूछ रहा है, तो ये क्या आ गया, उसका SP आ गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर लें, 8 × 45 यानी कि यहाँ से 0, यहाँ से लगी 4। तो जब आप इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5720, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस सवाल करने के लिए पूरे आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि MRP क्या है, SP क्या है, CP क्या है। अभी हम यहाँ पे एग्ज़ाम की अप्रोच को टैकल कर रहे हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में आपको कैसे सवाल को टैकल करना है, कैसे जल्दी करना है। 14वां सवाल देख लेते हैं। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी, तो उसका लाभ % बताना है। जब भी हमें परसेंटेज दी हो ना और परसेंटेज में ही चेंज पूछा हो, तो जो हमें जो रियल वैल्यू होती है ना वो लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर 286 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर हम इसे लेंगे तो सवाल हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमें टाइम लग जाएगा। अब देखते हैं, इसको हमें लेना नहीं है तो सवाल एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया। भाई मैंने मान लिया किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये था, यानी कि उसका CP कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था। अब उसने वो 30% बढ़ा दिया,
यानी कि 100 का 30% कितना होता है 30। अब उसने 30% बढ़ा के अंकित कर दिया तो 130 कर दिया, तो ये क्या हो गया उसका MRP हो गया, है ना। अब उसने MRP पे छूट दी है 10% की। जब हम इसका 10% निकालेंगे, 10% की फ्रैक्शन आपको पता होगी 1/10, यानी कि 13 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया। यानी कि 130 में से जब हम 13 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 में से 3 गए तो 7, 2 में से 1 गया तो 1 और 1, यानी कि 117 रुपये। तो उसने 100 रुपये की चीज़ को 117 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 17 रुपये का, क्योंकि 100 पर ही कोई चीज़ क्या कहलाती है परसेंटेज कहलाती है। तो यहाँ से उसका प्रॉफिट आ गया 17%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 15। ये सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी बतानी है। जब भी कम ज़्यादा देरी हो तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दूरी निकालने के लिए, D बराबर S1 S2 अपॉन S1 प्लस के S2 और यहाँ पे टाइम का सम, T फॉर टाइम, यहाँ पे आएगा टाइम का सम। टाइम का सम कब आएगा जब हम यहाँ पे स्पीड का सम लेंगे। अगर हम यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस लेंगे यानी कि माइनस लेंगे तो यहाँ पे भी स्पीड का हमें टाइम का डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। पहली स्पीड दी है उसकी 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2 सही 1/2 लिख लेता हूँ, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 5/2। और दूसरी स्पीड वो कह रहा है उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। पहले की 2.5 तो दूसरी कितनी हो गई उसकी 3.5 हो गई, यानी कि 3 सही 1/2, यानी कि 3 दूनी 6 7/2 हो गई। S1 हो गया और S2 हो गया अपॉन। अब हमें ये कैसे पता चलेगी कि सर हमें यहाँ पे टाइम का डिफरेंस लेना है या टाइम का सम लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, टाइम का डिफरेंस दे रहा है। 6 मिनट पहले पहुंच रहा है और 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो ये टाइम का डिफरेंस दे रहा है। अब जब भी अपोजिट साइन हो ना तो वो जुड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है 6 मिनट देरी से 6 मिनट लेट, मैंने मान लिया 6 मिनट देरी से ये हो गया, है ना, और 6 मिनट जल्दी ये हो गया। जब मैं इनका डिफरेंस लूँगा यानी कि 6, ये हो गया डिफरेंस का साइन, यानी कि -6। अब आप देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 12। जब हम टाइम का डिफरेंस लेंगे और अपोजिट साइन होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम का सम कितना हो गया 12। मिनट है तो इसे घंटे में बदलेंगे, 60 का डिवाइड। जब मैंने टाइम का यहाँ पे डिफरेंस लिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डिफरेंस बोल रहे हो और ऐड कर रहे हो। मैंने आपको बताया कि अपोजिट साइन है, डिफरेंस लेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे, मैंने ये आपको करके भी दिखाया। अब स्पीड का भी डिफरेंस लेना है। 2.5 किलोमीटर में से 3.5 को डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 12 पंजे 60, 5/2 इंटू 7/2 इंटू 1/5, 5 से 5 कटेगा यानी कि 7/4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 800 रुपये की राशि है साहब, वो 3 वर्षों में 956 हो गई है। अगर ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए और तो बतानी है 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब 4% की दर से ब्याज बढ़ा दी है तो यानी कि उसे 956 से तो ज़्यादा ही मिलेगा, है ना, ये बात तो पक्की है। अब कितना ज़्यादा मिलेगा, जितनी ज़्यादा ब्याज बढ़ाई है यानी कि 4% बढ़ाई है तो पहले साल 4%, दूसरे साल 4% और तीसरे साल 4%, यानी कि टोटल उसे ज़्यादा राशि मिलेगी, वो 12% ज़्यादा मिलेगी। किसकी 12% मिलेगी, मूलधन की। तो यानी कि मूलधन हमारे पास कितना है 800। जब हम 800 का 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 96, यानी कि उसे 96 रुपये और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 956 के अलावा। यानी कि 956 में हम कितने जोड़ देंगे 96 जोड़ देंगे। 6 और 6 12, 9 और 6 15, 9 और 1 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1725 हो जाती है और 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर उतने ही समय में 1800 हो जाती है। तो हमें राशि बतानी है। अब आप देखिए, जब ब्याज की रेट यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% थी तो वो राशि कितनी हो रही थी 1725। ये क्या है हमारा अमाउंट है, ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब 20% हुई तो वो राशि कितनी हो गई 1800। यानी कि जो राशि बेसिकली 75 रुपए बढ़ी है ना, वो किसके कारण बढ़ी है, क्योंकि जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% बढ़ा दी है। यानी कि जो 5% की वैल्यू है वो कितनी है 75 है। अब मैंने आपको बताया कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होती है तो वो राशि भी अपने आप में 100% होगी। अब यहाँ पे 5 है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकालनी। आपको दिख रहा है कि 5 है, मुझे इसे 100 बनाना है तो मैं इसमें 20 का इंटू कर दूं तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। इसमें भी 20 का इंटू कर दूं। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 75 दूनी 150 यानी कि एक जीरो चिपका देंगे पीछे तो कितना हो जाएगा 1500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18वां सवाल पढ़ लेते हैं। एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। मैंने मान लिया भाई उसका लागत मूल्य था 100 रुपये, यानी कि उसका सीपी था 100 रुपये। उसने 20% बढ़ा के अंकित कर दिया, यानी कि 100 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो उसने उसका एमआरपी कितना कर दिया 120। अब वो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है एमआरपी पे, इस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 10% की फ्रैक्शन 1/10 यानी कि 12 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। जब हम 120 में से 12 घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा यानी कि 108। तो इतने रुपए में उसने चीज़ बेच दी तो ये क्या हो जाएगा उसका एसपी। 100 रुपये की कोई चीज़ उसने खरीदी 108 रुपये में बेच दी तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ 8 रुपये का, यानी कि 8% का। 100 पर ही कोई चीज़ क्या कहलाती है प्रतिशत यानी कि परसेंट। चलिए 19वां सवाल देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य 20% और 25% के दो अनुक्रमिक कटौती के बाद पी रुपये आता है तो उस वस्तु की मूल कीमत क्या थी। ये जो सवाल है ना ये सक्सेसिव का है, जब हम सक्सेसिव पढ़ेंगे तब इसे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना सा पता होना चाहिए। मैंने मान लिया कि वस्तु का जो मूल्य था वो था 100 रुपये, है ना। अब 20% लागत में कटौती हो गई, यानी कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, यानी कि पहले उसका मूल्य 5 था तो 1 की कटौती हो गई तो अब उसका मूल्य कितना बट्टा 4/5। ठीक है। अब 25% की भी कटौती कर रहा है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, यानी कि उसका मूल्य पहले 4 था तो 1 की कमी होकर कितना हो गया 3/4। तो अब उस वस्तु का मूल्य कितना हो गया पी हो गया। 4 से 4 कट गया। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 5p/3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5p/3। चलिए 20वां सवाल पढ़ लेते हैं। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रहा है और 250 किलोमीटर प्रति घंटा हमने उसकी गति बढ़ा दी। पहले हमें ये तो पता चले कि उसकी पहली गति कितनी थी, जब ही तो हम उसकी गति बढ़ा पाएंगे। तो स्पीड बराबर क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। अगर आप यहाँ से स्पीड बराबर भी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब उसकी डिस्टेंस कितनी है 6000, है ना, और कितनी देर में तय कर रहा है वो 8 घंटे में, और हमें उसकी स्पीड पता नहीं है। इससे इसे काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 4 बचा 8 पंच 40 यानी कि 0, 750 आ गया। यानी कि जो उसकी पहले की स्पीड थी अब 250 स्पीड और बढ़ा दी तो यानी कि जब इसमें हम 250 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा
1000 यानी कि 1000। अब उसकी जो दूरी है वो 1000 है। अब वो जो 9000 किलोमीटर की दूरी है ना, वो 1000 की स्पीड से तय कर रहा है, तो उसको कितना समय लगेगा। अब मुझे पता है, मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब उसे दूरी तय करनी है 9000 किलोमीटर की, और उसकी अब जो स्पीड हो गई वो हो गई 1000, और उसे टाइम हमें बताना है कितना लगेगा। 3 0 से 3 0 कट गए, यानी कि जो टी बराबर आ गया वो आ गया 9, यानी कि अब जो उसे टाइम लगेगा वो लगेगा 9 घंटे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 20। एक फल व्यापारी को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने में 20% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 और अधिक वसूले, यानी कि हर आम पर 1 रुपया और अधिक ले, तो उसे 50% का लाभ हो रहा है। तो हमें बताना है कि आम का मूल्य कितना है। अब पहले उसे 25% का लाभ हो रहा था, है ना, अब उसे 50% का लाभ हो रहा है जब वो 1 रुपया अधिक वसूले। तो यहाँ पे जो उसे लाभ हो रहा है 1 रुपये का अधिक क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ा दिया है, यानी कि अब उसका जो प्रॉफिट है 25% हो गया है, तभी तो उसे 1 रुपये का अधिक लाभ हो रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पे इसे अधिक कर दिया है। तो 25% की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रुपये। अब उसे बताना है कि उसका आम का मूल्य कितना था। कोई भी चीज़ अपने आम में 100% होती है, तो अब हमें इसे 100 बनाना है, तो इसमें मैं 4 का इंटू कर दूंगा, तो 25 चौक 100 हो जाएगा, तो इसमें भी 4 का इंटू कर दूंगा, यानी कि उसका आम का मूल्य है 4 रुपये। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 21। एक कॉलेज में हुए चुनाव में उम्मीदवारों को 62% मत प्राप्त हुए और उसमें 44 मतों के अंतर से चुना गया, तो डाले गए मतों की संख्या बताइए। मैंने मान लिया टोटल मत 100 पड़े थे, है ना। अब उसमें एक होगा विनर और एक होगा लूजर। ये कह रहा है विनर को 62% मत प्राप्त हुए, तो टोटल 100 मत पड़े हैं, एक को 62 मत प्राप्त हो रहे हैं, तो दूसरे को कितने प्राप्त हो रहे होंगे, 100 माइनस 62, यानी कि जब आप 100 में से 62 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 38, है ना। तो वो कितने मतों के डिफरेंस से जीत गया, तो कितने मतों के डिफरेंस से जीत गया, 62 माइनस 38, 12 में से 8 गए तो 4, 5 में से 3 गए तो 2, यानी कि 24 मतों के डिफरेंस से, लेकिन वास्तव में 144 के मतों के डिफरेंस से जीत रहा है। तो यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो टोटल मत कितने हो गए, हमने 100 माने थे, तो 100 इंटू 6 यानी कि 600। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो गया, 600। सवाल नंबर 22 पढ़ लेते हैं। एक कक्षा में छात्रों की बुद्धिलब्धि का मतलब होता है आईक्यू स्कोर। आईक्यू स्कोर है वो इतना नंबर प्राप्त करता है, यानी कि 80 से 90 नंबर प्राप्त करते हैं 6 छात्र, 90 से 100 9, ऐसा ही सो ऑन। अब हमसे पूछ रहा है 100 से अधिक आईक्यू अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। अब 100 से अधिक तो ये सारे प्राप्त कर रहे हैं, ये सारे 100 से अधिक प्राप्त कर रहे हैं, तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 35, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35। अब ये कह रहा है 140 आईक्यू स्कोर प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। अब देखिए 140 आईक्यू प्राप्त करने वाले, 130 से 140 प्राप्त करने वाले कितने, 2। तो इसका मतलब है कि यहाँ से मैं 1 को भी हटा दूं और 0 को भी हटा दूं, या तो मेरा ऑप्शन ए होगा या मेरा ऑप्शन सी होगा। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि जो वो 2 छात्र हैं उन्होंने 140 ही प्राप्त किए, हो सकता है 130 भी प्राप्त किए हों, हो सकता है 140 प्राप्त कर लिए हों, लेकिन 140 में हमें सर्टेनिटी नहीं है, हो सकता है 135 प्राप्त कर लिए हो सकता है किसी ने 140 किसी ने 130। तो हम कह सकते हैं कि जो दिए गए आंकड़े हैं वो इस सवाल को निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।